तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो असल में नेतृत्व, एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन और वंशावत की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। ये विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक बड़े राजनीतिक दल के सबसे ऊंचे स्तर पर सफलता और विफलता को नापा कैसे जाता है। एनालिसिस की शुरुआत एक बहुत ही कमाल की और सीधी तुलना से होती है। जरा सोचिए, अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनी का सीईओ या किसी क्रिकेट टीम का कप्तान लगातार फेल हो रहा हो तो क्या होता है? सिंपल सी बात है, उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें तुरंत हटा दिया जाता है। लेकिन स्रोत इसी बात पर सवाल उठाता है कि राजनीति में, खासकर जब किसी के साथ एक बहुत बड़ा पारिवारिक नाम जुड़ा हो, तो ये नियम क्यों बदल जाते हैं? वहां एक राजनेता अनिश्चित काल तक सत्ता में कैसे बना रहता है? यही है जवाबदेही का असली विरोधाभास। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला भाग, द अकाउंटेबिलिटी पैराडॉक्स, यानी जवाबदेही का विरोधाभास। आइए समझते हैं कि उच्च स्तर की वंशावली राजनीति में परिणामों का ना होना असल में कैसा दिखता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना देखने को मिलती है। स्रोत इस बात पर प्रकाश डालता है कि विषय ने खुद शुरुआत में उस व्यवस्था का कड़ा विरोध किया था जिसने उनकी अपनी स्थिति को पक्का किया था। उनका स्पष्ट कहना था, मैं वंशावाद के अवधारणा के बिल्कुल खिलाफ हूं। ये बयान उनके विचारों और जमीनी वास्तविकता के बीच एक बहुत बड़े टकराव को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, द रिलक्टेंट पॉलिटिकल एयर, यानी एक अनिच्छुक राजनीतिक उत्तराधिकारी। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक ऐसे व्यक्ति पर भारी उम्मीदें डाल दी गई जो शायद शुरुआत में इसके लिए तैयार ही नहीं था। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो समझ आता है कि उनके जीवन को गहरी व्यक्तिगत त्रासदियों ने कितना प्रभावित किया है। 1984 में दादी की हत्या और फिर 1991 में पिता की हत्या। इन सब के बाद भी उनका ध्यान मैनेजमेंट कंसल्टिंग और कॉरपोरेट दुनिया पर था। इसलिए जब 2004 में उन्होंने अचानक और झिझक के साथ राजनीति में कदम रखा तो वो कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि 2004 में भारी जीत हासिल करने के बावजूद उन्होंने खुद को सत्ता से दूर रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद लेने से मना कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह का समर्थन किया। इतना ही नहीं, कई बार कैबिनेट पद ऑफर होने पर भी उन्होंने उसे ठुकरा दिया। उनका यही दावा था कि उनका सारा फोकस जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन को खड़ा करने पर है। हमारा तीसरा भाग है इंटेंशंस वर्सेस एग्जीक्यूशन, या इरादे बनाम निष्पादन। इस सेक्शन में स्रोत ने सार्वजनिक बयानों और असल में नीतियां लागू करने के बीच के अंतर की गहरी आलोचना की है। ये जो एग्जीक्यूशन की कमी है ना, इसे स्रोत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की एक बेहद अहम टिप्पणी से जोड़कर दिखता है। उनका कहना था कि विषय की रुचि कई चीजों में है, लेकिन वो बहुत जल्दी एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर छलांग लगाते हैं। राजनीतिक रूप से किसी काम को अंत तक पूरा करने की ये कमी स्रोत के अनुसार एक बड़ी कमजोरी रही है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो न्यामगिरी और भट्टा पारासोल जैसे जमीनी विरोध प्रदर्शनों में खुलकर हिस्सा ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ स्रोत इस बात पर हैरानी जताता है कि जब उनकी अपनी सरकार के दौरान बड़े भ्रष्टाचार घोटाले हुए या स्थायी कानून बनाने की बात आई तो वहां पूरी तरह से चुप्पी छाई रही। और ये बात सिर्फ बाहर की नहीं है, संसद के आंकड़ों में भी ये निराशाजनक रिकॉर्ड साफ झलकता है। पहले कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल में उनकी उपस्थिति महज 43% रह गई, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं कम थी, और पूछे गए सवालों की संख्या 0। ये बात सिस्टम को अंदर से बदलने के उनके खुद के दावों के एकदम उलट खड़ी दिखाई देती है। चलिए अब सेक्शन 4 पर चलते हैं, डिफीट्स एंड रेजिग्नेशंस, यानी हार और इस्तीफे। यहां हम देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूशन की ये कमी अंततः गंभीर चुनावी परिणामों में बदल गए। 44 ये महज कोई नंबर नहीं है। 2014 के आम चुनाव में उनकी पार्टी बस इतनी ही सीटें जीत पाई थी। ये उनके पूरे इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन था। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा था कि जमीनी स्तर पर वोटर्स का भरोसा किस कदर टूट चुका है। स्रोत यहां एक बहुत ही अजीब साइक्लिक पैटर्न, यानी चक्रीय पैटर्न की ओर इशारा करता है। देखिए, राज्यों में हार मिलने के बावजूद 2017 में पार्टी अध्यक्ष के रूप में प्रमोशन, फिर 2018 में 3 राज्यों में जीत से थोड़ी गति पकड़ी, लेकिन ठीक उसके बाद 2019 में एक और करारी राष्ट्रीय हार। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि मेरिट या परिणामों के आधार पर जवाबदेही का कोई वजूद ही नहीं था।
और फिर 2019 में अमेठी का हारना, ये कोई आम चुनावी हार नहीं थी। स्मृति ईरानी के हाथों पारिवारिक गढ़ का ढह जाना, स्रोत के अनुसार, इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि वोटर अब बिना ठोस काम के सिर्फ पारिवारिक विरासत के नाम पर वोट देने से थक चुके थे। इस हार के बाद जो हुआ वो भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी ने उस इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। ट्विटर पर आधिकारिक इस्तीफे के बाद भी पार्टी पूरे 1 साल तक कंफ्यूजन में फंसी रही और कोई नया लीडर नहीं चुन पाई। आखिरकार उन्हें वापस अंतरिम नेता के तौर पर सोनिया गांधी के पास ही लौटना पड़ा। स्रोत का कहना है कि ये वंशवादी ढांचा बस गोल गोल घूमकर वापस वहीं आ गया। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इंडियाज डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन। यहां हम उनकी मौजूदा राजनीतिक स्थिति को परखेंगे और समझेंगे कि भारत के लोकतंत्र की सेहत पर स्रोत का क्या कहना है। अब देखिए, विश्लेषण में सब कुछ सिर्फ आलोचना नहीं है। स्रोत 2022 की भारत जोड़ो यात्रा को एक बहुत ही रेयर और पॉजिटिव उदाहरण मानता है। कन्याकुमारी से हिमालय तक की ये 150 दिनों की यात्रा ये साबित करती है कि अगर वो ठान लें तो किसी बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद के घटनाक्रम तो जैसे एक रोलर कोस्टर रहे हैं। 2023 में सांसदी से अयोग्य ठहराया जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट से बहाली, 2024 के चुनाव में अमेठी छोड़कर रायबरेली का सुरक्षित रुख करना, और सबसे बड़ी बात, 2024 में चुनाव हारने के बावजूद पार्टी का सीटें दोगुनी होने का जश्न मनाना। स्रोत यहां एक तीखा सवाल करता है, क्या अपने सबसे खराब प्रदर्शन से सीटें बस दोगुनी कर लेना देश के मुख्य विपक्ष के लिए वाकई में काफी है? ये जो बार चार्ट है ना, ये एग्जीक्यूशन की उसी पुरानी समस्या को फिर से सामने लाता है। कृषि ऋण माफी के इतने बड़े बड़े वादों के बाद जमीनी डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। कांग्रेस शासित राजस्थान में किसानों की औसत आय 2016 के 8,300 रुपये से बढ़कर 2021 में 13,000 रुपये हुई, जो राष्ट्रीय औसत की वृद्धि दर से महज थोड़ा सा ही ज्यादा थी। वादों और हकीकत के बीच का ये फासला साफ दिखाई देता है। स्रोत अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर देता है। व्यक्तिगत तौर पर वे एक बहुत अच्छे और दयालु इंसान हो सकते हैं। निर्भया के परिवार को गुपचुप तरीके से सपोर्ट करने जैसी कहानियां इस बात का सबूत हैं। लेकिन व्यक्तिगत अच्छाई का मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रभावी, काम करने वाले और जवाबदेह राजनीतिक नेता भी हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए स्रोत एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रखता है, क्या एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये अनिवार्य है कि विपक्ष के नेता को भी उसकी विफलताओं के लिए पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए? विश्लेषण इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शायद सच्ची जवाबदेही, भले ही उसके लिए किसी बड़े खानदानी नेता को पद क्यों न छोड़ना पड़े, वही एक चीज है जो भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बना सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।